Like, subscribe, and press the bell icon to get notified. First, welcome to the channel Biology Classes by Fayaz Katti. In this channel we talk about the biology topics. आज हम जो बात करेंगे एक स्पेशल टॉपिक है. हमने बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ रहे थे चैप्टर, उसके अंदर हमने पढ़ा था फास्फोलिपिड पढ़ा था लास्ट टाइम, टर्पेनोइड्स पढ़ लिए थे. ठीक है, हमने लिपिड्स कंप्लीट किया था. आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, आज हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं. नाउ न्यूक्लिक एसिड जो है ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल हैं ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ये पाए जाते हैं न्यूक्लिक एसिड. आपको मैंने पहले भी ऐसी चीज बताई थी, आप याद करें कि फास्फोलिपिड के बारे में बताया था कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी लिविंग सेल्स हैं, ठीक है, वहां पे मैंने वर्ड इस्तेमाल किया था कि लिविंग सेल्स. लिविंग सेल्स के अंदर, हर लिविंग सेल के अंदर जो है फॉस्फोलिपिड पाई जाती है. अब इसकी मैं बात करूं न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल की. न्यूक्लिक एसिड वो मॉलिक्यूल है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं. ठीक है, जिसको भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस तरह से भी कंसीडर किया जाता है, मींस मैं बात कर रहा हूं कि वायरस से लेके, वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के भी कहा जाता है, लेकिन उसके अंदर फॉस्फोलिपिड नहीं है, बट न्यूक्लिक एसिड मौजूद है. तो न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लिक एसिड से लेके पूरे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दुनिया के अंदर मौजूद हैं, उनके अंदर जो वायरस के से लेके पूरे, उनके अंदर न्यूक्लिक एसिड है. अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये मतलब निकल रहा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई चीज होगी जिस वजह से ये जो है बहुत हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है. किस वजह से इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जेनेटिक मटीरियल है. क्या? इसके कुछ कंपाउंड्स हैं जो यूज होते हैं जेनेटिक मटेरियल. आपने पढ़ा है जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं? ये वो मटेरियल होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का पेरेंट्स से जो इंफॉर्मेशन आती है उसको लेकर आते हैं. तो उसको इंफॉर्मेशन कंटेंट जो होती है वो न्यूक्लिक एसिड होती है. जैसे कि आपने पढ़ा है कि डीएनए क्या है? वो जेनेटिक मटेरियल है, वो इससे बिलोंग करता है. किससे बिलोंग करता है? न्यूक्लिक एसिड से. क्योंकि आपको पता है डीएनए जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है. ठीक है, मींस उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड जरूरी मौजूद है. तो इस तरह से न्यूक्लिक एसिड है. अब न्यूक्लिक एसिड क्या है, इसको जनरली हम डिफाइन कैसे करें कि ये दीज आर दी पोलीटाइड्स, polymers, these are the polymers of न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ये उनके पॉलीमर्स होते हैं. न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? इनके बेसिक यूनिट्स हैं, उनके ये जो है पॉलीमर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड. अच्छा, न्यूक्लिक एसिड जो है किसने डिस्कवर किया था? 22 इयर्स का साइंटिस्ट था फ्राइडरिक माइस्टर. ठीक है, फ्राइडरिक माइस्टर वाज अ साइंटिस्ट who first observed the nucleic acid in the nuclei of pus cells. Nuclei of pus cells. अब पस सेल्स क्या होते हैं? वो सेल्स जो जर्म सेल्स होते हैं, जिनको सेक्स सेल कहा जाता है, सेमन से लिए हुए सेल्स जो होते हैं या एक सेल्स जो होते हैं, उनके अंदर इसने ऑब्जर्व किया था. तो इसको एक डिफरेंट चीज मिली थी न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि जर्म सेल्स के अंदर जो कि जेनेटिकली है तो उसके अंदर इजीली विजिबल जो है डीएनए होता है. तो उसके अंदर इसने डिफरेंट चीज देखी और उसको नाम दे दिया, इसने नाम दिया न्यूक्लियन. ठीक है, इसने नाम दिया न्यूक्लियन. अब न्यूक्लियन क्या होते हैं? ये न्यूक्लिक एसिड ही हैं, लेकिन इसका पहले जो नाम था न्यूक्लियन था. फिर बाद में कुछ साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि इस न्यूक्लियन के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं कुछ एसिडिक हैं, तो उसका नाम दे दिया न्यूक्लिक एसिड. क्लियर? ये थी इसकी जो है डिस्कवरी के बारे में, इसके जो है इसके बारे में जानने के बारे में कि ये कहां से इंट्रोड्यूस हुआ था. नाउ न्यूक्लिक एसिड ये हैं क्या? मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जिसके कुछ जेनेटिक मटेरियल के तौर पे भी काम आते हैं. कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं इसके एटीपी जो आपने पढ़ी होगी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी होती है. एटीपी जो एनर्जी करेंसी होती है वो भी इससे बिलोंग करती है. डीएनए, एटीपी, आरएनए, ठीक है, गवानोसाइन ट्राइफॉस्फेट. आपने फोटोसिंथेसिस के दौरान ये पढ़ा होगा कि एनएडीएच, ठीक है, एनएडी. तो ये सारे जो भी कंपाउंड्स हैं इससे बिलोंग करते हैं.
तो हमें पता है कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो बेसिक यूनिट उनका जो है न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ना जरूरी है कि वो न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, किस चीज का बना होता है। तो चलो न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो है सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर तीन चीजें होती हैं। न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीजें होती हैं। एक जो है फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, ठीक है। दूसरा जो होता है वो पेंटोज शुगर, मींस 5 कार्बन वाली शुगर, ठीक है। और तीसरी चीज जो होती है इनके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर वो होती है नाइट्रोजनस बेसिस। अब नाइट्रोजनस बेसिस की दो कैटेगरीज हैं, एक होते हैं प्यूराइन, दूसरे होते हैं पायरिमिडाइन, ठीक है। प्यूराइन क्या होते हैं, प्यूराइन के अंदर दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं एडिनाइन, दूसरे होते हैं गवानाइन, ठीक है। प्यूरामिडाइन के अंदर क्या होते हैं, साइटोसिन, 3 बेसेस आते हैं, साइटोसिन, थायमाइन एंड यूरेसिल। ये 3 चीजें मौजूद होती हैं न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। ये दो मेन हैं, एक फास्फोरिक एसिड और पेंटोज शुगर। ये नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं इनमें से कोई एक होता है, सारे नहीं होते, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स के नाइट्रोजनस बेसिस हैं, लेकिन इनमें से कोई एक न्यूक्लियोटाइड बनाने में सिर्फ कोई एक होता है। अब पेंटोज शुगर जो है 5 कार्बन वाली 2 टाइप्स की यूज होती हैं, ये हमेशा सेम होता है। एक होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है। ये राइबोस शुगर इस्तेमाल होती है, तो राइबोस शुगर एक होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर, दूसरी होती है राइबोस शुगर। इस तरह से ये चीजें मौजूद होती हैं एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर। अब न्यूक्लियोटाइड जो बनता है, न्यूक्लियोटाइड की जो फॉर्मेशन होती है वो 2 हिस्सों में होती है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड 2 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट स्टेप में पेंटोज शुगर जो है, पेंटोज शुगर का जो फर्स्ट कार्बन है उस पर नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है, तो ये बनाता है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में बनता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड फर्स्ट स्टेप में कैसे बनता है, जब एक फर्स्ट कार्बन, देखें जो शुगर होती है इनके अंदर 5 कार्बन वाली होती है, इसको कहते हैं हम पेंटोज शुगर, ठीक है। ये इस तरह से होती है 1 2 3 4 5 कार्बन होते हैं इनके अंदर। अब जो है फर्स्ट कार्बन पे जो अटैच होती है वो होती है नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस में से कोई भी, फॉर एग्जांपल एक एडिनाइन कह लें, एडिनाइन होता है अटैच। यहां पे जो है ये पेंटोज शुगर है, इसके फर्स्ट कार्बन से अटैच हुआ तो ये बन गया, क्या बन गया, ये बन गया न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में 5th कार्बन पे अटैच होता है फास्फोरिक एसिड, अटैच होती है, तो ये बन जाती है पूरी न्यूक्लियोटाइड का एक मॉलिक्यूल पूरा बन जाता है। इस तरह से न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। मींस कोई भी न्यूक्लियोटाइड हो उसके अंदर ये 3 चीजें होती है, फास्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस में से कोई भी मॉलिक्यूल होता है। नाइट्रोजनस बेसिस को मैं लास्ट में बताऊंगा कि इसकी भी डिटेल है कि किस तरह से इसके टाइप्स हैं, अभी डीप नहीं पढ़ाता क्योंकि आप उलझ जाएंगे। अब इस तरह से ये जो है एक न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल बनता है। तो इस तरह से बहुत सारे जब मिलते हैं तो बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, उसको हम जनरली न्यूक्लिक एसिड कहते हैं या पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड के 3 क्लासेस होती हैं, न्यूक्लिक एसिड के 3 क्लासेस होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे।
classes of nucleic acids. Classes of nucleic acid. There are three classes of nucleic acid. One, mononucleotide. ठीक है. दूसरा, डाइन्यूक्लियोटाइड. तीसरा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड. ये तीन क्लासेस होती हैं इसकी न्यूक्लिक एसिड की. क्लियर. नाउ पहले हम मोनोन्यूक्लियोटाइड पढ़ते हैं. मोनोन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? मोनोन्यूक्लियोटाइड, दीज आर द सिंपल nucleic acids which are made up of single nucleotide. These are the simple nucleic. ये जो सिंपल न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जो सिर्फ एक ही न्यूक्लिक एसिड के बने, मींस न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं. These are the basic units of न्यूक्लिक एसिड. जो भी न्यूक्लिक एसिड के दूसरे कंपाउंड्स बनेंगे वो इसी से ही बनते हैं. ठीक है. तो ये चीजें, जब कोई एक ही मॉलिक्यूल होगा न्यूक्लिक एसिड का तो उसको हम कहेंगे मोनोन्यूक्लियोटाइड कहेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल इसके जो एग्जांपल्स में आते हैं, 1 ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. देखिए एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है उसके अंदर सिर्फ एक एडिनाइन है, मींस एक ही नाइट्रोजन स्पेस, एक ही मॉलिक्यूल है. इसके बाद ADP एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट. तीसरा जो है GTP गवानोसाइन ट्राइफॉस्फेट. इस तरह से वो होते हैं. तो ATP, अब इसके फंक्शन, ये इनमें से कोई भी देखें, सारे न्यूक्लिक एसिड जो है वो जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम नहीं आते. इनमें से जो मोनोन्यूक्लियोटाइड है इनमें से ATP का और ये सारे जो भी है इसका फंक्शन क्या है? ATP का फंक्शन ये है कि ये एनर्जी के लिए इस्तेमाल आते हैं, यूज्ड फॉर एनर्जी. जो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होती है ना, ये अनस्टेबल कंपाउंड है. ATP इज अनस्टेबल कंपाउंड. अनस्टेबल कंपाउंड मींस इतना मजबूत नहीं होता. इसके जो बॉन्डिंग होती है टूटती है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है. नाउ ये जो ATP मॉलिक्यूल है जो इनर सेल के अंदर मौजूद होता है, सेल के अंदर जो भी आप लिपिड्स खा लें, कुछ भी कर लें, ग्लूकोज वगैरह, वो सेल के अंदर जो इस्तेमाल होती है वो ATP की फॉर्म में इस्तेमाल होती है. ग्लूकोज जो है एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से टूट के वापस ATP में कन्वर्ट होता है. ATP जो है वो यूज होती है सेल के अंदर. तो ATP कैसे यूज होती है? ATP का, सिंगल ATP का मॉलिक्यूल जो है वो टूटता है ADP प्लस फॉस्फेट आयन में. ये टूटता है एटीपेज एंजाइम की मौजूदगी में. ठीक है. तो इसकी जो एनर्जी लिबरेट होती है, जब भी कोई बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी लिबरेट होती है. यहां पे एनर्जी निकलती है एक ATP के मॉलिक्यूल से 7.3 किलो जूल एनर्जी निकलती है, सॉरी किलो कैलोरीज, और 31.8 किलो जूल. इतनी एनर्जी इससे रिलीज होती है एक ATP के मॉलिक्यूल से. वो एनर्जी के मींस मोनोन्यूक्लियोटाइड जो है वो एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल होते हैं. सो दिस आर अबाउट द मोनोन्यूक्लियोटाइड. आई होप यू हैव क्लियर्ड वेल. ठीक है. अभी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. नाउ डाइन्यूक्लियोटाइड क्या है? अब डाइन्यूक्लियोटाइड पे आते हैं. डाइन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? दीज आर आल्सो द न्यूक्लिक एसिड. ये भी न्यूक्लिक एसिड्स हैं. दीज आर, लेकिन ये जो है दो से बने हैं. दीज आर न्यूक्लिक एसिड्स, nucleic acids which are made up of two nucleic acid. दो न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं तो उसको कहते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं. डाई मींस टू. ठीक है. इसका जो एग्जांपल है वो है NAD, निकोटीनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड. ठीक है. निकोटीनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड जो है NAD या NADP कह लें तो निकोटीनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये इसका एग्जांपल है. ये कहां पे यूज होता है? इट इज यूज फॉर
इट इज यूज्ड फॉर रिडक्शन प्रोसेस इन फोटोसिंथेसिस के दौरान जो इलेक्ट्रॉन टूटते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं हाइड्रोजन, तो वो उसको एक्सेप्ट जो करता है वो ये डाइन्यूक्लियोटाइड करता है NAD। आपको पता है कि रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ये करता है NAD और ये कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में। ठीक है, इस तरह से ये रिडक्शन के प्रोसेस के लिए काम आता है डाइन्यूक्लियोटाइड। अब तीसरा जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? पॉली मींस मेनी, व्हेन टू मोर देन 3 or more than 3, ठीक है, when 3 or more than 3 mononucleotides will combine, they will form polynucleotide। तीन या तीन से ज्यादा जब मोनोन्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलेंगे तो वो बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, जब बड़ा मॉलिक्यूल बनता है तो डिफरेंट चीजें बनाने के काम आते हैं। जो ये डीएनए और आरएनए है वो इससे बिलोंग करते हैं। डीएनए एंड आरएनए जो है वो इसकी एग्जांपल्स हैं। आपको मैं बताता चलूं कि ये जो आपस में मिलते हैं, मोनोन्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं, बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उनके बीच में एक बॉन्डिंग बनती है। तो बॉन्डिंग कौन सी बनती है? ईस्टर बॉन्डिंग। कौन सी? ईस्टर बॉन्डिंग इनके अंदर बनती है जो इनको आपस में मिलाती है। क्लियर? नाउ ईस्टर बॉन्डिंग की वजह से ये मिलते हैं और बड़े बनते हैं। ठीक है, अच्छा, ये सारा हो गया मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसके फंक्शन भी पढ़ लिए हमने। इसके फंक्शन पढ़ लिया कि एटीपी जो एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल होती है, एनएडी जो है वो रिडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर डीएनए एंड आरएनए ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल या कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल। डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए क्या है? डीएनए का, अच्छा, डीएनए के अंदर जो मोनोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसके अंदर थोड़ी सी डिफरेंट चीज है। आपको पता है न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या है? उनके अंदर जो है वो राइबोस शुगर होती है सबके अंदर, लेकिन जो डीएनए है इसके अंदर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है। ये कैसे होती है? हम इसको यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। अगर आपने नोट नहीं किया हो तो नोट कर ले स्क्रीनशॉट लेके, ताकि हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि डिफरेंस क्या है राइबोस शुगर और डीऑक्सी राइबोस शुगर। देखें, राइबोस शुगर जो होती है, राइबोस शुगर के अंदर C5H10O5 इसका फार्मूला है, और जो डीऑक्सी राइबोस है, डीऑक्सी राइबोस शुगर, इसका जो फार्मूला है वो है C5H10O4। मींस डी लफ्ज आ रहा है ना, डी का मतलब कम होना। एक किसका कम होना? ऑक्सीजन का कम होना है। एक जो एटम जो है ऑक्सीजन का इसके अंदर कम होता है तो डीऑक्सी राइबोस शुगर है, और ये जो है एक किसके अंदर होता है तो ये राइबोस शुगर है। कैसे? ये स्ट्रक्चर होती है ग्लूकोज, इसके राइबोस के मालिक ग्लूकोज की तरह बिल्कुल, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। ये फर्स्ट कार्बन है इसका, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन। ठीक है, अच्छा, यहां पे होता यूं है OH मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन OH। ठीक है, इस तरह से OH मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग यहाँ पे होती है। ठीक है, H मॉलिक्यूल और OH मॉलिक्यूल इस तरह से होती है। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें भी इसी तरह से होती है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन्स। लेकिन इसके अंदर यहां पे OH नहीं होता, यहां पे हाइड्रोजन ही होता है, बाकी यहां पे OH H OH H, इस तरह से जो भी बॉन्डिंग है यहाँ पे वो होती है। सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन एक कम होता है, इस वजह से डीऑक्सी राइबोस शुगर हो जाती है। तो डीऑक्सी राइबोस शुगर जिसके अंदर होती है उसको हम कहते हैं डीएनए, जिसका फुल फॉर्म क्या बनता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, जिसके अंदर राइबोस शुगर होती है तो उसको क्या कहते हैं?
आरएन मॉलिक्यूल, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर। अब इसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि ये मोनोन्यूक्लियोटाइड्स आपस में कैसे ज्वाइन हुए होते हैं और किस तरह से बने। उसको पढ़ने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए, मैंने बताया था कि नाइट्रोजनस बेसिस के दो ग्रुप्स होते हैं, एक प्यूराइन होते हैं और पायरिमिडाइन होते हैं। चले वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। प्यूराइन एंड पायरिमिडाइन हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजनस बेसिस के दो टाइप्स होते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस के दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं प्यूराइन ग्रुप, एक होता है पायरिमिडाइन। प्यूराइन जो होते हैं इनके अंदर एग्जांपल्स नहीं, बस इसके अंदर जो नाइट्रोजन बेसिस वो है एडिनाइन और गवानाइन। इनके अंदर जो डबल रिंग होती है, इनके अंदर डबल रिंग होती है, आपस में कंबाइंड हुए होते हैं इस तरह से। पायरिमिडाइन के अंदर आते हैं साइटोसिन, थाइमाइन एंड यूरासिल। इनके अंदर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन देम नाइट्रोजन बेसिस, जिसके पास एडिनाइन एंड गवानाइन में हर किसी न्यूक्लियोटाइड के अंदर कोई ना कोई एक होता है। अब हम पढ़ते हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए, हाउ डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए को जेनेटिक मटेरियल क्यों कंसीडर, हर किसी बंदे का जो है डीएनए डिफरेंट होता है, वो कैसे होता है डिफरेंट, ठीक है, वो हम पढ़ते हैं। देखें, मोनोन्यूक्लियोटाइड है वो कभी जेनेटिक मटेरियल नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता मोनोन्यूक्लियोटाइड? क्योंकि उसके अंदर कोडिंग नहीं बनती। जो जेनेटिक मटेरियल जो बनता है ना, उसके डिफरेंट कोड्स बनते हैं। देखेंगे फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 2 3 3 3 4 6 5 7 7 7 4 इस तरह से हमारे पास एक सीरीज बन जाती है। ये फॉर एग्जांपल जो है एक कैथरीन का जो है एक जो है कोड है जेनेटिक मटेरियल। अब इसको जो है दूसरा जो है ये 4 5 4 4 6 6 7 8 ये डिफरेंट बन गया। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास जो गिनती जो होती है फॉर एग्जांपल 10 तक ही है, लेकिन उसको आपस में सेट करके हमने डिफरेंट बनाया। लेकिन मोनोन्यूक्लियोटाइड तो होता ही है कि उसके डिफरेंट कोड्स कैसे बनेंगे, वो आपस में जुड़ेंगे तो एक ही बनेगा। एक ही होता है तो दूसरे तो होते ही नहीं है, तो वो जेनेटिक मटेरियल नहीं बन सकता। अब डाइन्यूक्लियोटाइड की बात करें, डाइन्यूक्लियोटाइड भी जेनेटिक मटेरियल नहीं बन सकता, क्योंकि इसके पास दो ही जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। अब इसके पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली मींस मेनी, उसके पास हजारों न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो हजारों डिफरेंट जो है बेसिस बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक जो है न्यूक्लियोटाइड जो है उसका हम फिगर ऐसे बनाते हैं कि इसके पास ठीक है एक हमारे पास जो है डीएनए का मॉलिक्यूल है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, उसके पास यहाँ पे जो है एडिनाइन एड है, ठीक है, और इसके यहाँ पे जो है साइटोसिन है, यहाँ पे जो है वो गवानाइन है, ठीक है। इस तरह से ये तीन बन गए एडिनोसाइन, और यहाँ पे हो गई फास्फोरिक एसिड सॉरी राइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर, ठीक है, डीऑक्सी, और यहाँ पे H3PO4 H3PO4 H3PO4। इस तरह से यहाँ पे डीऑक्सी, ये भी डीऑक्सी राइबोस शुगर, और ये तीन बेसिस डिफरेंट है। इस तरह से जब मिलते जाएंगे तो डिफरेंट कोड्स के बन सकते हैं। एक फॉर सपोज इससे बन सकता है कि C बन सकता है, ठीक है, दोनों एक तरह भी हो सकते हैं। दूसरा इनके ही कॉम्बिनेशन देखो CA भी हो सकता है, CAC भी हो सकता है, ठीक है, और भी है थाइमाइन, ये भी हो सकता है। इस तरह से डिफरेंट कोडान्स बन सकते हैं। जब डिफरेंट कोड्स बन सकते हैं तो आपस में मिलके, तो जैसे कि किसी कंपनी के अंदर आपको पता है कि सीरियल जो स्कैन करते हैं तो रेट भी आ जाता है वगैरह, उसके पास कोड्स होते हैं कि स्पेशल प्रोडक्ट के, इस तरह से। तो इस तरह से ही ये प्रोसेस होता है डीएनए और आरएनए का। आई होप यू हैव क्लियर्ड वेल, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ